इस मासूम सी दिखने वाली पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी थी और उसके बाद ये पति की लाश को गले से लगाती है, उसको प्यार करती है और फिर उसके बाद ये आरी निकालती है, तलवार निकालती है और पति की लाश के टुकड़े करना शुरू करती है और उन टुकड़ों को करने में इतनी मशगूल हो जाती है कि 4-5 घंटे तक बैठकर एक कसाई की तरह अपने पति के 20, 25, 30 टुकड़े ये कर डालती है और उन टुकड़ों को जमीन में गड्ढा खोदकर उन टुकड़ों को दफन कर देती है और फिर सीधे भागती हुई थाने पहुंच जाती है कि मेरा पति गुम हो गया है। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। प्लानिंग इतनी शातिराना थी कि इसने पति को जमीन में भी गाड़ दिया था, खुद थाने पहुंची थी, लेकिन सिर्फ एक गलती और एक गलती की वजह से ये पकड़ी जाती है और पकड़ने के बाद जब गांव वालों को पता चलता है कि इसने पति की हत्या की, फिर उसके बाद टुकड़े किए और उस टुकड़ों को जमीन में दफन कर दिए, लेकिन उसके बावजूद पकड़ी गई और किस वजह से इस घटना को इसने अंजाम दिया। जब आप पूरी घटना सुनेंगे कि आखिर कैसे इसने, इसकी हिम्मत कैसे हो गई, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की है और वहीं का एक गरोठ थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक दुखा खेड़ी गाँव है। और 10 अप्रैल की सुबह सुबह का टाइम था कि थाने में एक लड़की आती है और लड़की आने के बाद सीधी के नाम अपनी माँ के साथ आई थी और वो लड़की थाने में आकर बताती है कि साहब, मेरे पिता जिनका नाम पंकज है वो रात के टाइम पे घर से निकले थे अपनी बाइक से, लेकिन उसके बाद वो लौट कर नहीं आए। मैं और मेरी माँ हम लोग ढूंढने में लगे हुए थे, पूरी रात हमने उनको ढूंढा लेकिन कुछ नहीं पता, फ़ोन उनका स्विच ऑफ आ रहा है, आप उनको ढूंढिए। और जो महिला थी पंकज की पत्नी जिसका नाम धाबू बाई था, वो बेहद ज़्यादा रोए जा रही थी कि मेरे पति गुम हो गए, गुम हो गए। और पुलिस बोलती है कि पति की कितनी उम्र थी, फ़ोटो दिखाओ। पुलिस फ़ोटो लेती है, जो पति की उम्र थी वो लगभग 40 साल थी और पुलिस बोलती है कि पति समझदार था, ज़रूर कहीं ना कहीं गुस्से में चला गया होगा। अगर किसी कोई हत्या करता, कुछ होता पति के साथ, एक्सीडेंट वगैरह होता, तो पुलिस के पास सूचना आ जाती और पुलिस ऐसे कहकर परिवार को लौटा देती है। परिवार से बोलती है कि अभी तो 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं, थोड़ा टाइम होने दो, क्योंकि 8 बजे के टाइम पर निकले थे, 9 अप्रैल की रात के 8 बजे के टाइम पर निकले थे, तो अभी टाइम कहाँ ज़्यादा हुआ है। परिवार लौट आता है। परिवार पंकज को चारों तरफ ढूंढता फिर रहा था। अब 11 अप्रैल से 12 अप्रैल लगती है, 13 अप्रैल लगती है, लेकिन पंकज का कुछ पता नहीं था। परिवार ने सब जगह ढूंढ लिया था और जो पत्नी है धाबू बाई, उसका रोते रोते बुरा हाल था, उसके आंसू बंद नहीं हो रहे थे, हर कोई उसको चुप करने में लगा हुआ था। बेटी का बुरा हाल था क्योंकि जो पंकज था इसके 2 बच्चे थे, इसकी पत्नी थी और खेती बाड़ी इनकी है, वही खेती बाड़ी ये लोग करते हैं, लेकिन पति का कुछ पता नहीं चल रहा था। और आखिर में 14 अप्रैल को ये जो गांव के लोग हैं, गांव के लोगों में आक्रोश आ जाता है कि पंकज गायब है। पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है और पूरी भीड़ थाने में पहुंच जाती है। पहुंचकर पुलिस के ऊपर प्रेशर बनता है। अब पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेती है और उसके बाद पंकज को ढूंढना शुरू करती है। सबसे पहले ये पता करती है पंकज घर से कब निकला था। तो जो धापूबाई है वो बताती है कि 8 बजे के टाइम पर बाइक से वो घर से निकले थे। पुलिस पंकज के नंबर को ट्रेस करती है, पता करती है कि आखिरी बार पंकज का फ़ोन किस जगह पर स्विच ऑफ हुआ था, किससे बातचीत की थी। जब पुलिस पता करती है तो पुलिस को पता चलता है कि लास्ट टाइम उसने जो कॉल की थी वो धनराज नाथ को कॉल की थी और जो फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था, पंकज का जो फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था वो पंकज के खुद के खेत पर हुआ था। अब पुलिस ये धनराज के बारे में पता करती है कि धनराज ये कौन है, तो पता चलता है कि धनराज ये जो पंकज की पत्नी है धापूबाई, इसी का प्रेमी है। कई सालों से इन दोनों के प्रेम संबंध चल रहे हैं, पूरे गांव को पता है, यहाँ तक कि पंकज को भी पता थी। पंकज इसका विरोध भी करता था। अब पुलिस के दिमाग में एक सवाल कुलबुलाता है कि जो धनराज है वो पंकज की पत्नी का प्रेमी था और लास्ट टाइम जो कॉल की थी वो धनराज ने की थी। आखिर धनराज ने क्यों कॉल की? पुलिस धनराज को पूछताछ के लिए थाने में बुलाती है। धनराज थाने में पहुंचता है, पूछती है कि लास्ट टाइम तुमने पंकज को कॉल क्यों की थी और पंकज के साथ तुम कहाँ पर गए थे? तो जो धनराज था वो बोलता है कि साहब, मैंने पंकज को कॉल इस वजह से की थी कि जो पंकज है उसके पास मेरी बाइक थी और मुझे बाइक चाहिए थी, इसलिए कॉल की थी। अब जो दूसरी तरफ ये पुलिस थी वो ये पूछती है
क्या पंकज की पत्नी के साथ तुम्हारे प्रेम संबंध हैं और तुम्हारी तो पंकज से लड़ाई झगड़ा भी था, तुम्हारी दुश्मनी भी थी? तो धनराज बोलता है कि नहीं साहब, मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं थी। अगर लड़ाई होती तो मैं उसको बाइक क्यों देता? मेरा तो वो दोस्त था, हम लोगों की दोस्ती थी, लेकिन बीच में छोटी मोटी मेरी उसकी पत्नी के साथ बातचीत थी और उसको शक हुआ तो मैंने बातचीत करना बंद कर दी। मेरा कोई कसूर नहीं है, बस मैंने थोड़ी सी बातचीत की थी। पुलिस को धनराज अपनी सफाई देता है। पुलिस बोलती है कि ठीक है, तुम चले जाओ, तुम बेकसूर हो। और धनराज वहां से थाने से आ जाता है। पुलिस छानबीन में लगती है। अब पुलिस ये पता करती है कि आखिर जब पंकज का फोन स्विच ऑफ हुआ जिस लोकेशन पर, क्या उसी जगह की लोकेशन धनराज की थी? क्या जो पंकज की पत्नी धाबूबाई है कि उसकी लोकेशन भी वहीं की थी? और जब चेक करती है पुलिस तो पता चलता है कि इन तीनों के फ़ोन एक ही जगह पर, एक ही लोकेशन थी। और उसके बाद वहीं पर पंकज का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ। जब बस पुलिस को इतना पता चलता है, पुलिस फ़ौरन पंकज की पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है, धाबूबाई को, और दूसरी तरफ धनराज को भी गिरफ्तार किया जाता है। और फिर उसके बाद सख्ती से दोनों से अलग अलग ले जाकर पूछताछ की जाती है। और उसके बाद जो पत्नी थी वो टूट जाती है और टूट कर बोलती है कि साहब, हमने पंकज की हत्या कर दी और जो पंकज की लाश है, अब वो लाश नहीं बची, पंकज की लाश के टुकड़े कर दिए हैं। और वो टुकड़े जो मेरा खेत है, मतलब हमारा जो खेत है, उसी खेत में दफन है। मतलब जो पंकज का खेत था जहाँ पर वो जाता था, उसी खेत में टुकड़े दफन कर दिए। अब पुलिस हैरान, ये खबर गांव में जाती है। क्या मतलब पंकज की पत्नी ने ही धनराज के साथ मिलकर पंकज की हत्या कर दी, टुकड़े खेतों में दफन कर दिए? जब कई टीमें, एफएसएल टीम, तमाम टीमें खेत में पहुंचती है, वहां पर जेसीबी से खुदाई की जाती है तो अंदर से टुकड़े निकलना शुरू करते हैं, कभी हाथ कभी पैर। और ये टुकड़े देखकर गांव वालों को गुस्सा फूट पड़ता है। गांव वाले रोड पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस, ये जो धाबूबाई है, इससे ये पूछती है कि आखिर तुमने इतनी शातिराना तरीके से अपने पति की हत्या कर दी और उसके बाद टुकड़े दफन कर दिए, किसी को कानो कान खबर नहीं लग पाई। तुमने इस प्लानिंग को कैसे अंजाम दिया और क्यों अंजाम दिया? तुम्हारे प्रेम संबंध तो धनराज के साथ बढ़िया चल रही थे, तुम्हारा पति तो तुमसे कुछ नहीं बोलता था। जब ये सवाल किया जाता है तो जो पत्नी धाबूबाई थी वो टूट जाती है। टूटते हुए मतलब रोते हुए बताती है कि साहब, मैं शुरुआत से आपको पूरी कहानी बताती हूँ। मेरे जो 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा एक बेटी है, मेरी उम्र लगभग 35 साल है। और जो मेरा पति था उसकी भी उम्र इतनी थी। लेकिन जो मेरा पति था वो मुझे प्यार नहीं करता था जैसा प्यार मैं चाहती थी मेरा पति मुझे कभी घुमाने के लिए ले जाए, कभी बैठकर मुझसे मोहब्बत से 4 बातें करे, कभी मेरे लिए चाउमीन मोमोज ले आ जाए या फिर मुझे कहीं कपड़े दिलाने के लिए ले जाए। लेकिन मेरा पति ऐसा प्यार नहीं करता था। वो मुझसे कभी ढंग से बातचीत नहीं करता था। और लगभग 4 से 5 साल पहले की बात है। ये जो धनराज है, इससे मेरी मुलाकात होती है। ये मेरे खेत पर आता है, पानी पीता है और उसके बाद ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग इसको एक दूसरे को नंबर दे देते हैं, फिर फ़ोन कॉल पर बातचीत शुरू हो जाती है। क्योंकि जो धनराज था वो मेरे पति का दोस्त था, तो इसको घर पर आने में आसानी रहा करती थी और हम लोग संबंध बनाने लगते हैं। और फिर ये मुझसे भाभी भाभी कहकर सब जगह घुमाता था, मेरे लिए रोज़ाना मोमोज चाउमीन सब चीज़ें लाता था, मुझे प्यार करता था। मेरी ज़िंदगी में 4 चांद लग चुके थे, बेहद ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन अचानक से मेरे ऊपर शक हो जाता है पंकज को। और फिर कुछ गांव के लोग बोल भी देते हैं, क्योंकि प्यार ऐसी चीज़ है जो छुपाए से छिपती नहीं है। तो गांव के लोग जब मेरे पति से बोलते हैं कि धनराज से तेरी पत्नी के अवैध संबंध चल रहे हैं, तो पंकज धनराज से साफ मना कर देता है कि तुम मेरे घर पर नहीं आओगे। और फिर वो मेरे फ़ोन से धनराज का नंबर डिलीट करवा देता है। मुझसे बोलता है कि मैं धनराज से किसी भी हाल में बातचीत ना करूं, मेरे ऊपर नज़र रखने लगता है। और तब से ही मामला 2-3 महीने पहले से ही बराबर वो मेरे ऊपर नज़र रख रहा था। और इसी बात को लेकर मुझसे विवाद होना शुरू हो जाता है। पहले मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता था, लेकिन अब आए दिन वो धनराज को लेकर मुझसे विवाद करता था, गंदे गंदे ताने मारता था, गालियां बकता था। और मैं बड़ी परेशान हो चुकी थी। और परेशानियों में ये बात मैं धनराज को बोलती हूँ। और उसके बाद धनराज और मैं मिलकर ये प्लानिंग करते हैं कि अगर हमने पंकज को रास्ते से हटा दिए तो सारी जायदाद प्रॉपर्टी हमारे नाम में होगी और उसके बाद हम दोनों शादी कर सकते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। धनराज तैयार हो जाता है और 9 अप्रैल को प्लानिंग के तहत ये जो धनराज है ये पंकज को फ़ोन करता है, क्योंकि पंकज के पास
इसकी बाइक थी। तो ये बाइक मांगने के लिए उसी अपने ही खेत पर बुलाता है कि तुम ऐसा करो, अपने खेत पर आ जाओ, मैं तुम्हारे खेत पर बैठा हुआ हूँ। और बाइक देने के लिए ये घर से निकलता है पंकज, पीछे पीछे मैं पहुँच जाती हूँ। और खेतों पर पहुँचकर जब ये मतलब पंकज बात कर रहा होता है धनराज से, तो मैं पीछे से पहुँचती हूँ और जो ईंट मेरे हाथ में थी वो पीछे से जाकर पूरी ताकत से मैं अपने पति के सर पर मारती हूँ और धनराज भी टूट पड़ता है। हम लोग वहीं पर गला दबाकर, क्योंकि ये बेहोश हो चुका था पंकज, तभी इसकी हत्या कर देते हैं। फिर उसके बाद मैं भागी भागी घर पर आती हूँ, घर से आरी निकालती हूँ, कुल्हाड़ी निकालती हूँ और सारा सामान, क्योंकि रात के 8 बजे का टाइम था, किसी को भी कुछ नहीं पता था। सुबह होने से पहले मुझे ये काम को अंजाम देना था। मेरे बच्चे सो चुके थे और फिर मैं खेत में पहुँचकर कुल्हाड़ी से टुकड़े करना शुरू करती हूँ। आरी से धनराज टुकड़े कर रहा था और मैं टुकड़े करने में इतनी मशगूल हो जाती हूँ क्या 2-3 बजे का टाइम हो जाता है। मैं थक जाती हूँ, पति के पूरे टुकड़े कर दिए थे। फिर ये जो धनराज था ये पेट्रोल लेकर आता है, डीजल पेट्रोल, वो डालते हैं ये लोग बॉडी पर। बॉडी को हम लोग जलाने की कोशिश करते हैं कि जल कर ये राख बन जाए, लेकिन वो बनती नहीं है। और उसके बाद वहीं पर थोड़ी बहुत मिट्टी डालकर पंकज के टुकड़े छुपा देती हूँ मैं, और फिर घर पर आकर सो जाती हूँ। सुबह होती है, फिर मैं ड्रामा करती हूँ, थाने में पहुँचती हूँ और उसके बाद जब रात होती है तो रात के टाइम फिर मैं धनराज को फ़ोन करती हूँ। फिर मैं खेतों में पहुँचती हूँ, वहाँ पर गड्ढा खोदती हूँ, धनराज के साथ मिलकर जो 2 पंकज की बॉडी के टुकड़े थे उन टुकड़ों को ज़मीन में दफन कर देती हूँ और वापस बड़े सुकून से आ जाती हूँ। मैं पकड़ी नहीं जाती, मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की थी, लेकिन बस एक गलती कर दी। गलती ये कर दी कि लास्ट जो कॉल थी वो धनराज से मैंने पंकज को करवा दी और एक ही जगह पर हम तीनों की लोकेशन थी। वरना साहब आप तो मुझे नहीं पकड़ पाते, क्योंकि मैंने प्लानिंग बड़ी शातिराना की थी। इस घटना के बाद ये पूरी कहानी जब गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले जो थाना है उसके बाहर आ जाते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, रोड पर उतर जाते हैं। और उनकी डिमांड ये थी कि जो ये मतलब पत्नी है इसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और धनराज को भी मिलनी चाहिए, और धनराज के घर पर बुलडोज़र चलनी चाहिए, उसका नारकोटिक्स होना चाहिए, क्योंकि इस घटना में और भी आरोपी होंगे। तो ये सारी चीज़ें मांग होती हैं। वही कई घंटों तक पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी पहुंचकर गांव वालों को समझाते हैं, बुझाते हैं और आखिर में उनको वापस भेज दिया जाता है। और दूसरी तरफ ये धनराज और धाबूबाई को दोनों को उठाकर जेल भेज दिया जाता है। इस घटना के बाद हर कोई हैरान है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि इन दोनों अपराधियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।